जय हिंद। आज मैं लाया हूँ जीके का क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन है। तो चलिए से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना नदी है। राइट ऑप्शन सी होगा पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो केन नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केन नदी है यमुना नदी की सहायक नदी। याद रखना केबीसी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। के से हो जाएगा केन, बी से हो जाएगा बेतवा, सी से हो जाएगा चंबल। ये तीनों नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है। तो गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी है, जो इसका उद्गम अमरकंटक से है लेकिन मिलता है सोन नदी में। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ होता है। तो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो थोड़ा देर तुरंत पहले बताएं कि के बी सी याद रखना। के से रखिएगा केन, बी से रखिएगा बेतवा, सी से रखिएगा चंबल। ये तीनों नदी यमुना नदी में मिलती है। तो देखिए यहाँ पे केन, बेतवा, चंबल ये तीनों नदी यमुना नदी में मिलती है लेकिन सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा के सतवा कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो याद रखना मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है और अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। आठवां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। राइट ऑप्शन बी होगा, दामोदर नदी ही बंगाल का शोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा कोसी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है विश्व में। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। तो पहला क्वेश्चन में बताए थे कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो कालिंदी नदी किसको कहा जाता है। तो यमुना नदी को कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पलट कर पूछा है कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कालिंदी नदी यमुना नदी का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर है कि गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिद्वार से, हरिद्वार के क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा नदी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखना पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया या क्रिया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की क्रिया को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन की ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है। तो किसी पदार्थ के गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन डी होगा ऊर्ध्वपातन है किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, किसी ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन के परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किसके कारण होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप किस कारण होता है। तो याद रखना न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कारण ही परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से भरा होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है
कि सर्वप्रथम परमाणु का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सर्वप्रथम परमाणु का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया गया था डाल्टन के द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया गया था डाल्टन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु में नाभिक की खोज की थी, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज किए थे। नाभिक में याद रखना, नाभिक में क्या रहता है? तो नाभिक में रहता है, याद रखना, बता देता हूँ, नाभिक में रहता है, वे समझ के नाभिक है, नाभिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नाभिक में रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, याद रखना नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक की वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, और न्यूट्रॉन का कण जो होता है, प्रोटॉन का कण धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो याद रखना नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। नाभिक को खोज रदरफोर्ड ने किए थे। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किए थे ई गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए थे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किए थे, और थॉमसन जे थॉमसन ने प्रोटॉन को खोज किए थे। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नाभिक में रहते हैं, याद रखने बात को ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन को खोज जो किए थे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किए थे। किसने? तो राइट ऑप्शन जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन को खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिर है 21 नंबर की इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? इलेक्ट्रॉन को खोज कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोज की गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। याद रखना परमाणु संख्या ही तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। राइट ऑप्शन बी होगा 7, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस समूह में है? तो अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस समूह में है? तो समूह में 18 हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्रिय गैस आवर्त सारणी के समूह 18 में होते हैं। अक्रिय गैस का नाम पूछा जाएगा तो अक्रिय गैस किसे कहते हैं? तो अक्रिय गैस उसे कहा जाता है जो शून्य वर्ग के छठे समूह में पाए जाते हैं या 18 वर्ग में पाए जाते हैं, समूह 18 में। जिस अक्रिय गैस का नाम होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब अक्रिय गैस का उदाहरण है। जिस आर्गन गैस को बल्ब के रूप में सब भरा जाता है, और अक्रिय गैस एकल परमाणुक होते हैं, याद रखने भी। 26 नंबर क्वेश्चन की क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किस समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातु को पहले समूह में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। राइट ऑप्शन पहले समूह होगा। 27 नंबर क्वेश्चन की क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु को किससे संबंध रखते हैं? तो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु किससे संबंध रखते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एस ब्लॉक से क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु संबंध रखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, राइट ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? अधातु की बात की जा रहा है तो अधातु ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु सामान्य अवस्था में द्रवावस्था में पाया जाता है, लेकिन धातु की बात किया जाता
इस द्रवावस्था में पाया जाता तो पारा हो जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन अधातु में। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में अवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व को रासायनिक विज्ञान में अवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है। रासायनिक विज्ञान का पिता लेबोजियर को कहा जाता है, याद रखने भी। 32 नंबर क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। राइट ऑप्शन बी होगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, की धातु को हमेशा मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है? तो किस धातु को मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, पोटाश पानी में डुबाकर रखा जाता है, ये भी याद रखना। 34 नंबर क्वेश्चन है, कि हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो मैग्नीशियम तत्व हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए अनिवार्य है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछिए, देखना है 35 नंबर, की निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो याद रखना चांदी, जिसका संकेत Ag होता, और कॉपर, ये दोनों सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी। उसके बाद ऑप्शन सही होगा तांबा। तो राइट ऑप्शन डी सही होगा इसके अनुसार। 36 नंबर क्वेश्चन की माचिस के तीली पर कौन सा पदार्थ होता है? तो माचिस के तीली पर लाल फास्फोरस पदार्थ होता है, जिन्हें जलाने की क्रिया में मदद करता है। तो राइट आंसर है लाल फास्फोरस होता है फास्फोरस का अपरूप। माचिस के तीली पर लाल फास्फोरस होता है। 37 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग पृथ्वी के वायुमंडल में 78% पाया जाता है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाने तत्व ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। लगभग 65% मानव शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन। 39 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो समूह 18 वर्ग के तत्वों को ही निष्क्रिय गैस कहा जाता है या अक्रिय गैस कहा जाता है। निष्क्रिय गैस एकल परमाणुक होते हैं, तो कौन सा जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। राइट ऑप्शन डी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कि कौन सी गैस को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी गैस को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है? तो जिनॉन गैस को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है, जो अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, की मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले पृथ्वी पर किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा का अन्य नाम है तांबर या तांबा, याद रखना। तांबा का संकेत क्या होता है? जिसे कॉपर कहा जाता है, Cu होता है। इसकी परमाणु संख्या 29 है, परमाणु भार 63.5 है। इसका 63.5 परमाणु भार है, याद रखना कितना? तो 63.5 भार है। और इसका प्रमुख है, इसका नाम है, तांबा के प्रमुख है, इसका नाम है कॉपर प्राइट, क्यूप्राइट और कॉपर ग्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 42 नंबर, कि अमीबा का किस श्रेणी में रखा गया है? तो अमीबा को प्रोटोजोआ को श्रेणी में रखा गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, कि चप्पल की आकृति का जंतु है? तो चप्पल आकृति का जंतु है, वो है जंतु पैरामीशियम, चप्पल आकृति का जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कि पौधे और जंतुओं के बीच की पोषक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो पौधे और जंतुओं के बीच में पोषक कड़ी के रूप में इग्लिना जाना जाता है। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं इसमें प्रीवियस क्वेश्चन बताया हूँ जो हर एग्जाम में पूछा गया था, कंपटीशन के एग्जाम में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर दोस्त आप लोगों के लिए।